अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ है समी इब्राहिम और सईद काजी। नाजरीन, पीपल्स पार्टी 2008 में जैसे ही बरसर इक़्तिदार आई, इंतखाबात वक्त से पहले करवाने की बातें की जाती रहीं। नामवर तजियाकारों और सियासत के माहिर खिलाड़ियों ने ये पेशन गोइयां भी की कि हुकूमत वक्त से पहले ही खत्म हो जाएगी, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। अब जबकि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि मुल्क भर में आम इंतखाबात नवंबर के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म 14 अगस्त को इलेक्शन के रोड मैप का भी ऐलान करने जा रहे हैं। मुल्क में निगरान सेटअप की बातें हो रही हैं। अगर ये फैसला हो चुका है तो ये किन हालात के पेश नजर किया गया है? क्या वाकई हालात इस बात की इजाजत दे रहे हैं कि इंतखाबात नवंबर में हो या बात 2013 तक जाएगी? इस पर बात करेंगे। सवाल भी हमारा आज इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा यह है कि क्या आइंदा इंतखाबात आप समझते हैं कि आम आदमी के मसाइल का हल पेश कर सकेंगे? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए अपनी राय का इजहार कीजिए। और अब ले लेते हैं आज के दिन सारे दिन की क्या अहम और ताज़ा खबरें हैं। समी साहब और कायद साहब से। जी कायद साहब। शाजिया, सबसे पहले तो मैंने जो खबर आपके लिए मुंतखब की है वो ये है कि जो कीमतों में इजाफा है वो सिर्फ पेट्रोल और गैस जो है उसकी CNG की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। ओवरऑल रमज़ान से पहले तमाम अशियाए खुर्दनी की कीमतें बढ़ गई हैं। एक तो ताज़ा तरीन सर्वे आया है, अभी रमज़ान शरीफ तो नहीं आया, मगर पहले ये जो प्रॉफिटियर्स हैं ये पहले ही आ गए हैं। और जो मुल्क में 50% से ज़्यादा लोग अपनी आमदनी का आधे से ज़्यादा हिस्सा खुराक पे खर्च करते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम होती है। इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए कि उनकी आमदनी कम होती है, तो उनके लिए एक और अजाब है। इस पर बात करेंगे। और फिर पोलियो मुहिम जो बंद हुई है फाटा में तालिबान के धमकी की वजह से, उसकी वजह से 2,40,000 बच्चे थ्रेटेड हैं। अब देख लीजिए, जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं वो ऊपर बैठ के हम पॉलिसी बनाते हैं तो आम इंडिविजुअल की ज़िंदगी में कैसे वो उसके असरात मुरतब होते हैं। खुदा करे ये बच्चे जो हैं वो महफूज रहें, मगर ये 2,40,000 बच्चे माजूर हो सकते हैं, और ये किसी पॉलिसी की वजह से। और फिर शाजिया, एक सर्वे आया है प्यू इंस्टीट्यूट का, बड़ा दिलचस्प सर्वे है, जिसमें उन्होंने 2008 और अब की फिगर्स जो हैं आपस में उनको मुवाजना किया है। और 95% जो पाकिस्तानी हैं वो गैर मुतमिन बताए जाते हैं। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बातें हैं कि जो मार्केट इकानमी यहाँ बड़ी पॉपुलर थी पिछले 5-7 सालों में, मगर इसमें आके लोग जो हैं उसका ईमान उससे यानी कुछ कम हुआ है, एतमाद उनका। इस पर बात करेंगे। और आखिर में एक और बहुत बड़ा मसला हमारा मनशियात का, कि जो अफ़गानिस्तान से मनशियात आती हैं उनकी वहाँ क्या कीमत है। तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर की मनशियात कहा जाता है, हेरोइन जो है वो इस रास्ते से गुजर के जाती है, जिसकी और पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं इसका शिकार हो चुके हैं। मगर क्वाइट इंटरेस्टिंगली वहाँ पे $2,000 वो किलो है, पाकिस्तान में 4,000, और फिर जब ये अमेरिका और वहाँ पहुँचती तो लाखों में चली जाती है। और सऊदी अरब में तकरीबन $52,000 फी KG है। मगर इसकी वजह से जो काला धन सरायत किया इन समाजों में वहाँ और यहाँ। और फिर आपको याद होगा समी साहब कि कोल्ड वार के दौरान यही पैसे जो हैं वो इस्तेमाल भी किए अमेरिका बहादुर, और ये इल्ज़ामात भी लगते रहे, बल्कि कुछ शवाहिद भी सामने आए। तो ये किस तरह से काला धन जो है। मगर इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो 25 से 30 बिलियन डॉलर है, जो ग्रोअर है, जो पॉपी पैदा करता है, उसके से में 1 बिलियन ही आता है। बाकी उसको प्रोसेस करने वाले, बेचने वाले, और ये कैसे समाज में ये काला धन क्या रंग लाता है, इस पर बात करेंगे। शाजिया, मेरी पहली खबर भी इक्तिसादी मामला से जुड़ी हुई है। मूडीज़ ने पाकिस्तानी जो बैंकों के बॉन्ड्स हैं उनकी रेटिंग कम की है, जिसमें ये कहा है कि मुल्क में जो सियासी बहरान है उसकी वजह से इदारे मजबूत नहीं हो रहे और पेमेंट्स का जो बैलेंस है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। तो देखेंगे कि अब इसके हमारे ऊपर असरात क्या होंगे और इस मामले से कैसे निकल सकते हैं। बलोचिस्तान में जो मिसिंग अफराद थे उनकी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने कहा है FC कमांडेंट को कि 10 दिन के अंदर अंदर या तो उन मिसिंग पर्सनस को पेश करें, नहीं तो हम ऐसा एक फ़ैसला लेंगे कि जो बिल्कुल ये हम नहीं ख्याल करेंगे कि ये कौन सा इदारा है, और कोई भी चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ब्लॉकेड नहीं कर सकती। तो इसके साथ ये भी खबर आई है कि बलूचिस्तान और पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है, राजनपुर एक ज़िला है, कहा जाता है कि उसमें बहुत सारे जो बलूचिस्तान के अंदर तखरीब कारी कर रहे हैं लोग, उनके कैंप्स लगे हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ अब ऑपरेशन जो है ना वो होने जा रहा है। इसके अलावा एक और शाजिया ये ख़बर आई है कि 181 अद्वियात को एक ड्रग एनालिस्ट थे, उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया। उनके ख्याल में ये साइंसी तरीके से नहीं बन रही, और ये वही एनालिस्ट हैं जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो अमवात हुई थी उसकी तहकीकात भी कर रहे थे, उनको हटा दिया गया। फिर इसके अलावा एक ख़बर ये है
ओबामा साहब ने फिर कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर का मामला खुद हल करें, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ ये भी इतलात हैं काई साहब कि जो नेटो सप्लाई बहाल हुई है उस पर एक बाकायदा MOU दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन तय हो चुका है, और इसमें जो ड्रोन हमले हैं उसके हवाले से भी एक नया मैकेनिज़्म बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ड्रोन हमले तो जारी रहेंगे लेकिन पाकिस्तानी जो हैं उनको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। और फिर एक शाजिया ख़बर है, असामुल हक और फ़हा मखदूम उनकी आपस में अलहदगी की खबरें आ रही हैं। ये देखेंगे कि कैसा भी जो स्टार्स की शादियां हैं जब होती हैं तब भी लोगों को बड़ी खुशी होती है, और अगर खुदा न खास्ता जब टूटती हैं तो भी जो स्टार्स हैं वो बड़े मायूस होते हैं। इस पर बात करेंगे। और शाजिया फिर वैसे जो स्टार्स नहीं हैं मायूसी वहाँ भी होती है, मगर हम उनकी खबर नहीं लगाते। और शाजिया एक ज़रूर आज तस्करा करूँगा, क्योंकि दोहरी शरीयत का मामला चलता रहा पाकिस्तान में, तो आज BBC में एक मजमून छपा है जिसमें उन्होंने ये सवाल किया है कि दोहरी शरीयत वालों को तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन क्या जो अकहरी शरीयत वाले हैं उन्होंने पाकिस्तान में क्या किया और अब तक जो हुआ क्या वो सब कुछ दोहरी शरीयत वालों ने किया? तो वो उसके चंद इक़्तिबासात काजी साहब आपकी नज़र करूँगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन सारी खबरों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे निगरान सेटअप और नए इंतखाबात की जो बातें हो रही हैं इस हवाले से, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आम इंतखाबात नवंबर में करवाने की बातें की जा रही हैं, नए निगरान सेटअप की बातें हो रही हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ बताया गया है कि 14 अगस्त को नए इलेक्शन के लिए रोड मैप का ऐलान भी करेंगे। समी साहब, मौजूदा हालात में जो हुकूमत है, मौजूदा जो हमारा जमहूरी सेटअप है, बड़ी मुश्किलात के बावजूद अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने जा रहा है, तो हुकूमत की तरफ से नए इलेक्शन का ऐलान एक पॉजिटिव जेस्चर समझा जाए? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें एक तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है इस हवाले से, और डिस्कनेक्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। आवाम के मसाइल जो हैं वो उसी तरह खड़े हैं, और अपोजिशन अपना एक घेरा भी तंग कर रही है। कोर्ट्स का रोल बहुत अहम है। एक वज़ीर आज़म जा चुके हैं, दूसरे वज़ीर आज़म 25 तारीख को उनको पता नहीं कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी। एक अनसर्टेनिटी है। मैंने अपनी खबर का भी जिक्र किया कि मूडीज़ ने अपनी रेटिंग भी कम किया, उसका डायरेक्टली इस चीज़ से ताल्लुक़ है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो वजूहात बयान की थी उसमें एक ये था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो इदारे हैं वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहे हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट मुतासर हो रहा है। और एक्चुअली बात यह है किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। जो हमारा जो इंटरनल जो हमारी लोन था उसमें जो पेमेंट थी उसमें गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर गई थी, IPPs को पैसे नहीं दिए गए थे, जिसकी वजह से बहरान शदीद हो गया था। तो अब वो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल जो है आपके जो डेट पेमेंट है वो भी मुतासर हो सकती है अगर आप IMF और दूसरे जो इदारे हैं या डोनर्स ने आपकी मदद नहीं की। तो ही ना इस सारी सिचुएशन में आपको हो सकता है एक फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत हो दुनिया को एश्योर कराने के लिए, और फिर पाकिस्तानी आवाम को मुकम्मल तौर पर जो भी हमारी हुकूमत है वह उसका पूरा एतमाद हासिल हो। उसमें जो अहम डेवलपमेंट है कैसा वो ये है कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, खबर यह है कि आपस में इस बात पर निगोशिएशन कर रही है। दोनों की कमेटीज़ बैठ चुकी हैं। जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हुआ तकर्रुर, उम्मीद ये की जा रही है कि इसकी तारीख भी आ जाएगी और निगरान जो सेटअप है उस पर भी कुछ ना कुछ इत्तेफाक। तो धांधली की जो खदशात है कैसा, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो रहे हैं नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तकरीर। देखिए, धांधली के खदशात तो हमेशा रहते हैं इस मुल्क में। और जो है इंडिविजुअल जैसे भी हों, जैसे आज इमरान खान का बयान आया और इसको एक साजिश का रंग भी देने की कोशिश की जा रही है, जो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हैं फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम, बड़े क्लीन, मिस्टर क्लीन के तौर पे जाने जाते हैं, मगर क्या वो क्लीन करवा सकेंगे इस गिवन सोशो इकोनॉमिक सेटअप में, इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में? ये एक बड़ा बिग, क्योंकि रियासत की जो मुदाखलत रही है हमारे यहाँ, या इस्टेब्लिशमेंट जिसे आप कहते हैं उसकी जो मुदाखलत रही है मैंडेट्स को टेलर करने के ज़िम्मे में, उसकी एक बड़ी तवील तारीख है। और दूसरी तरफ अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर सकी पॉलिटिकल एलीट जो है। पॉलिटिकल एलीट को जब भी मौका मिला, वो एक तो ठीक है, हम मानते हैं जी उनको ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट तो आगे लगाएगी, मगर उन्होंने भी मतलब है कोई काम लोगों का नहीं किया। इस वजह से वो उसकी जो वीकनेस है
जो पॉलिटिकल एलीट की वीकनेस है, और वो इस इलेक्शन में क्या इस इक्वेशन में इसका क्या नतीजा निकलता है, यह हमें देखने की बात है। लेकिन बात यह कि ये जो समी साहब बात कर रहे हैं कि ये इलेक्शन क्या माशी मसाइल का हल करेंगे, होने चाहिए, इलेक्शन होते हैं, यही निज़ाम है दुनिया में। और मूडीज़ की जहाँ तक डाउन ग्रेडिंग की बात है तो इटली के बैंक्स, यूनान के बैंक, उसके बाद स्पेन के बैंक सारे डाउन ग्रेड हो रहे हैं। पूरा निज़ाम दुनिया भर का एक टर्माइल में है, वो अपनी जगह बात है। लेकिन ये जो बात समी साहब कह रहे हैं कि अगर हमने अपना कोई सिलसिला माशी ठीक करना है तो हमें अंदर भी देखना पड़ेगा। अगर एक आपका इदारा कहता है कि आप 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ यानी 2,400 या 500 अरब रुपए की सालाना आप करप्शन करते हैं, तो फिर आपके हालात कैसे ठीक होंगे? ठीक है, तो पीपल आर वेरी डेस्परेटली लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ रिलीफ, कि उन्हें कोई रिलीफ मिले। बताइए कि निगरान सेटअप पे दोनों जमातों का आप क्या समझते हैं, हो जाएगा कोई एग्रीमेंट? हो जाएगा एग्रीमेंट, इसलिए कि इनका एक बात पे तो एग्रीमेंट है कि एस्टैब्लिशमेंट को बाहर रखें। मियां नवाज शरीफ साहब इस हवाले से बड़े सेंसिटिव हैं, उनके हाथ जले हुए हैं पहले ही इनसे, तो वो कहते हैं जी ये तो बाहर हैं, हम आपस में बात करेंगे, हम आपस में लड़ते रहें, खेल करते रहें, वो ये इस हवाले से। तो ऐसी भी खबरें आ रही थी कि मौजूदा जो सियासी महाजर आई थी, इसके पेश नज़र नए इंतखाबात का फैसला किया गया कि मार्शल लॉ न लग जाए। नहीं, वो तो महाजराई हुई है, हाँ। लेकिन इसमें मियां नवाज शरीफ का जो रोल है, अगर आप माजी में देखें तो एक इंतहाई इंटेलिजेंट उन्होंने रोल प्ले किया। हालांकि क्रिटिसिज्म भी अपने ऊपर बर्दाश्त किया, हाँ। कि फ्रेंडली अपोजिशन, एहतजाज किया, गवर्नमेंट से भी बाहर निकला है वफाक में, लोड शेडिंग पर मुजाहरे भी हुए, शहबाज शरीफ साहब भी जाते रहे, लेकिन उन्होंने इस तरह का रिस्ट्रेंट जरूर दिया है कि कोई ऐसी एहतजाजी तहरीक ना बन जाए जिसके नतीजे में कोई तीसरा जो ताकत है आकर वो मामलात को लपेटते। हाँ। तो इस हवाले से जो मियां नवाज शरीफ का रोल है वो बड़ा अहम रहा है, बड़ा पॉजिटिव रहा है। और जो एक हम ये समझते थे कि वो जलावतनी में रहे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, वो नज़र आ रही हैं जिसका उन्होंने डिस्प्ले किया। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इशू पर इन्होंने इतफाक कर लिया, ये निगरान सेटअप पर भी इतफाक करेंगे। और ये जो कायद साहब इमरान खान साहब की बात है ना, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जनाब अब अगर एक दयानतदार आदमी को आपने ले ही आए हैं तो अब उम्र आ गई बीच में, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि एजेंसियां पाकिस्तान की वो नहीं चाहती कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या निगरान सेटअप ऐसे लोगों पर मुश्तमिल हो जो बड़े करैक्टर के लोग हों और जिनकी मौजूदगी में जुर्लू वाला काम है वो होता हुआ नजर नहीं आता। एक कॉलर है लाहौर से, जी शान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बात कीजिए। जी, बात ये कहूँगा कि लाहौर से सज्जाद हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि निगरान सेटअप की आप बात तो कर रहे हैं, जी। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि निगरान सेटअप जो है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए आएगा, वो एहतसाब नहीं करेगा? क्योंकि एहतसाब होना बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जो सबको काबिल कबूल हो और यकीनन सब अपने आप को पेश भी करें एहतसाब के लिए। ये खाली इलेक्शन के लिए बात ना हो। अगर इलेक्शन ही करवाने हैं, वोट ही तो मुकर्रर मुद्दत पर भी तो वोट पड़ ही जाएंगे, इलेक्शन हो ही जाएगा। ये सारा सेटअप इसी तरह चलता रहेगा। ये किसी तौर भी कौम को काबिल कबूल नहीं है। जब तक एहतसाब नहीं होगा, जब तक सफाई नहीं होगी, जब तक नए लोग, नए चेहरे नहीं आएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जितने पुराने लोग अब तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये बातें आ रही थी कि नए इलेक्शन के इनेकाद तक किसी सियासी रहनुमा के खिलाफ नैब रेफरेंस नहीं भेजा जाएगा। पहले ये खबरें आई थी कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ और उनकी फैमिली के खिलाफ मुकदमात खोल दिए गए। अब देखें, करप्शन में आप जरूर पकड़े लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है, एहतसाब का अमल जारी रहना चाहिए। लेकिन कायद साहब, जो हम हमेशा एक बात करते रहे, आप टाइमिंग बहुत जरूरी है। अगर इस वक्त इलेक्शन से आप चंद माह पहले 4 साल तो आपने मुकदमे खोले नहीं, अब आपने मुकदमे खोले, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये सही इकदाम है कि आप उनके खिलाफ मुकदमात खोलें। जो इन्होंने कॉलर ने जो बात की ना एहतसाब की, मेरा ख्याल है कि एहतसाब का अमल इलेक्शन से शुरू होगा। सबसे पहले तो अवाम इस बात का एहतसाब करें कि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा, जिन लोगों ने इस मुल्क में अपने वादे पूरे नहीं किए, जैसे उन्होंने कहा, उन लोगों को आप क्यों वोट देते हैं? आप अपनी पार्टीज में एहतजाज करें और एहतसाब का अमल शुरू करें। फिर वो पुरानी बैच शुरू हो जाएगी, उन लोगों को आप क्यों वोट देते हैं। बात यह है कि उन्हीं लोगों में से वोट देंगे जो खड़े होते हैं, बिल्कुल, जो सामने आएंगे। कोई पुअर मैन, कोई वो तो खड़ा नहीं हो सकता, या कोई हम शफाफ आदमी एक आदमी है हमारे, हमने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा लिया, अल्लाह करे वो बेहतर कर ले। बात यह है कि ये जो साहब का भी कॉल आई थी, यहाँ कभी एहतसाब नहीं हुआ। एक ख़ास तबका है जो अनटचेबल है, और इस बात पर सबका इतफाक है। एहतसाब की जितनी ये बात करते हैं वो ये कि भाई तुम चुप रहो, अगर आप बोलोगे तो हम भी करेंगे, जिस तरह रहमान मलिक साहब कर रहे हैं। भाई हम भी 3 रेफरेंस खोल रहे हैं आपके। आपने क्या किया था, वो अपना क्या है, वो लंदन वाला केस जो तौफीक वाला जो है, तो यहाँ पे कभी मीनिंगफुल एहतसाब नहीं हुआ। यहाँ पे कभी हाँ, आम आदमी का एहतसाब होता है, मैं अगर चोरी करूँगा मुझे पकड़ लेंगे, और कोई मतलब छोटा मोटा बंदा निकला है उसको पकड़ लेंगे। लेकिन जिन लोगों की वजह से इस रियासत का आज ये हाल हो गया है, अंदर से खोखली हो चुकी है, आप समझ रहे हैं। मैं कहता हूँ आपको इमरान खान जरूर एहतसाब करेंगे, शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी के साथ डेफिनेटली वो एहतसाब करेंगे। मैं तो ओवरऑल बात करूँ, बात ये है कि आपकी बिल्कुल अब मैं जैसे ये फिगर्स हमारे सरकारी इदारों की हैं,
कि आप तो कहते नहीं 2400 अरब रुपए सालाना जो है खा लिए जाते हैं, ये 2400 अरब रुपए एक बजट के बराबर है। यानी जितना आपका बजट है 3200 अरब का या 34-3500 अरब का, उसके बराबर रकम आप, ये रकम अगर यहाँ पे वेलफेयर पे खर्च हो रही हो, आम आदमी सड़कों पे, अस्पतालों पे, तो और ये क्या, ये निजी असासे बन रहे और रज तो ये सकते ही नहीं। यानी जितना मैं आपको बताऊं, अगर पाकिस्तान के अभी कौन कह रहा था 200 बिलियन से लेके 500 अरब के जो हैं वो सिर्फ पैसे पड़े हुए हैं स्विट्ज़रलैंड में। ये 2-3 अच्छे जो रेस्पेक्टेड जो स्कॉलर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उज़ैमा, डॉक्टर उज़ैमा की बात कर रहा हूँ या और साहब हैं, तो ये कितने देंगे हम इनको? और तो ये बात वो ठीक कहते हैं, भले ना इलेक्शन ना रोकें, इलेक्शन कर लें, इलेक्शन होते रहे हैं, आइंदा भी होते रहेंगे, उनका नतीजा भी हम देख लेंगे क्या निकलता है। मगर इस मुल्क में कोई मीनिंगफुल एहतसाब नहीं हो रहा और नहीं होगा, अभी फोर्सिएबल फ्यूचर में नहीं होगा। कुछ नए लोग अगर आने तो उसके लिए इलेक्शन करवाना तो जरूरी है ना। वैसे मैं तो कहता हूँ, मैंने कब कहा आप रोकें? मैं जो साहब ने कॉल की अभी, जो उन्होंने बड़े दिल जले थे कुछ हमारी तरह, वो ठीक कह रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं कि यहाँ एहतसाब एक खास लेवल के लोगों का नहीं होता। अभी ज़हन में सोच रहे हैं जो केस पिछले दिनों में इवन सुप्रीम कोर्ट में भी टेकअप हुए थे, क्या हुआ? मुनसिलाई साहब का क्या हुआ? और लोग मुमकिन है उन्होंने कुछ ना किया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आज तक कोई ये बिग फिश जो है उसको किसी ने हाथ डाला? हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लग गए, उसकी वजूहात सियासी थी और तारीखी थी, क्योंकि उन्होंने एक मूवमेंट लीड की थी, जहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन ये कोई एहतसाब तो, ये तो जुल्म है ना, ये तो जुल्म है, ये तो उनको शहीद किया उन्होंने। लेकिन अगर आप देखें कि रियासती सतह पे कोई मीनिंगफुल, पहले तो या तो ये मान लेना कि इनमें से किसी ने करप्शन ही नहीं की, तो बड़ा अच्छा हुआ जी, करप्शन ही नहीं की तो एहतसाब क्यों होना है? ठीक है जी। लेकिन अगर आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान में कि जहाँ किसी ने करप्शन नहीं की, और अगर की है तो आज तक कोई पकड़ा गया है नहीं। तो ये लोग कहते हैं इलेक्शन करवाएं, हमको रोक सकते हैं इलेक्शन, लेकिन हम लोगों को कोई सबज बाग ना दिखाएं कि जनाब इससे बड़ी एक शफाफ किस्म की दुनिया तुलू हो रही है, तख्लीक हो रही है। आपकी ये बात तो मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन आपने तो बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन पेंट कर दी कि जिसमें बिल्कुल अंधेरा है। मुझे इसमें बिल्कुल रोशनी की उम्मीद नज़र आई है। सुप्रीम कोर्ट ने NICL केस लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल के हवाले से फैसले किए थे, जिसकी वजह से चीफ साहब का झगड़ा भी हुआ था शौकत अजीज साहब की हुकूमत से। तो कोर्ट ने अब देखिए एफेड्रीन केस है, उसमें जो गिलानी साहब के जो बच्चे हैं वो उसमें उन पर मुकदमा दर्ज है। फिर उसमें जो निगरान वज़ीर आज़म बनने वाले थे, निगरान कह रहा हूँ शहाबुद्दीन साहब, जो वो उनके वारंट जारी हुए, तो उसमें उनको वो किया गया। तो ये जो बात है ना कि बिल्कुल हो, ये बात मैं मानता हूँ कि बड़े पैमाने पर अक्रॉस दी बोर्ड नहीं हुआ, लेकिन ऐसी चीजें ऐसे मौजूद हैं, ऐसी मिसालें जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं। अब जिस तरह कोर्ट चल रही है आगे, जिस तरह जजेस ने ये FC मैंने आपको खबरों में पेश किया कि जब एग्जीक्यूटिव जो है वो कोर्ट के साथ तामुन ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, जब कोई इनका कोई बंदा आता है, जो सामने कोर्ट बेचारी अकेली क्या करेगी? वो तो जितना जोर लगा सकती है वो लगा रही है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या किसी बड़ी कोर्ट के साथ सियासी लोग भी हैं, कोर्ट के साथ इमरान खान साहब की जमात सपोर्ट कर रही है, मुस्लिम लीग नवाज है, लोग बाहर निकले हैं। नवाज और इमरान खान FIA को नहीं कह सकते कि जाके इसकी तहकीक, अगर हुकूमत में आ जाएंगे तो कह सकते हैं ना। एक सरगोदा ले आए ना, आएंगे तो यही तो हम कह रहे हैं। सरगोदा से कॉल नहीं हो रहा फिलहाल। हेलो, मुझे लगता है कॉल कट गया। अच्छा, इमरान खान के भी निगरान सेटअप में आने की बातें की जा रही थी। नहीं, इमरान खान निगरान सेटअप में जो आएगा 20वीं तरमीम के बाद, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगा, इसलिए इमरान खान साहब का तो निगरान सेटअप में आने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन बहरहाल उनके एक अपने नज़रियात हैं, वो उन्होंने हमेशा बड़ी चीज़ से टक्कर ली है और वो लड़ते झगड़ते रहे हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेश फेसेस की, उनकी जमात को अवाम मौका दे दें, अगर वो आकर एहतसाब कर लें। बुनियादी तौर पर जो एहतसाबी अमल है ना, उसका आगाज़ इलेक्शन से होता है। वो सबसे पहला एहतसाब है आपके अवामी नुमाइंदों का, अवाम क्या तो बाद में जो जिस तरह ये बात कर रहे हैं, क्रिमिनल चीज़ें हैं, जिन बाकायदा तौर पर जो सज़ा जजा का प्रोसेस है, फिर वो इलेक्टेड लोग आकर करते हैं। तो मैं बिल्कुल, मुझे अवाम की विजडम पर यकीन है, एतमाद है, और आई बिलीव कि वो सही लोगों को वोट देंगे। इमरान खान के साथ जो लोग हैं उन पर भी बिलीव है आपको? नहीं, मुझे तो देखिए ये अवाम का फैसला, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि उनका, मैं तो एक आईना दिखा सकता हूँ। हाँ, मैं अपना वोट देते वक्त ये बात कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये जो हम सहाफी बैठकर बिल्कुल एक मिंबर पर जिससे बैठे होते हैं, फतवे देने जारी शुरू कर देते हैं ना, वो सही है वो गलत है, ये बात मुनासिब नहीं है। गलत की बात ही नहीं कर रहे। यहाँ 1.5-2 हज़ार आदमी है, वो देखता है कि कौन सी पावर में आनी है, ठीक है, उस तरफ सारे इमरान खान की तरफ शायबा हुआ, सारे उस तरफ चल पड़े। उनमें कार्टल भी शामिल थे, उनमें सारे लोग शामिल थे। लिहाजा इनका क्या होता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर फांसी लग जाते हैं, यहाँ पे जो डिक्टेटर है उसका जहाज गिर जाता है, मगर एक क्लास है जो हमेशा उसके साथ रहती है,
देखें बात क्या, वो कभी मार्शल लॉ में शेरवानियां पहन के आ जाती है, क्या कहते हैं वो शेरवानियों वालों के पीछे आ जाती है। वो अपना भुट्टो साहब ने अगर अपने सूट बदला है तो उसने अपना सूट बदल लिया, चोला बदल लिया, वो मौ वाला पहन लेती है। ज़िया उल हक साहब आए, शेरवानियां पहन ली। तो ये साथ साथ रहते हैं और इनका खुदा ना खास्ता ना कहीं त्यारा गिरता है ना इनको फांसी होती है, ठीक है। लेकिन क्या कि ये हर पावरफुल के साथ चले जाते हैं और फिर हमें ये खुतबे सुनने पड़ते हैं। इंशाल्लाह जमहूरियत हो जी। मैं वही कहूंगा क्योंकि काजी साहब का तो इस पे बिलीव ही नहीं है ना कि ये कोई बेहतरी हो सकती अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होती, तो अगर यहाँ पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके आप सरमाए के किरदार को लिमिट नहीं करते इलेक्शन में तो कुछ नहीं हो सकता। देखें बात सुने, इलेक्शन कमिश्नर ये कह चुका है, ये रूल्स में तब्दीली आ चुकी है कि 15 लाख रुपए से ज्यादा आपने खर्चा नहीं करना अपनी कैंपेन पर। अब मैं आपसे बात सुन रहे हैं, ये जो बात ये कर रहे हैं, ये 15 लाख रुपए की इस सोसाइटी में बात कर रहे हैं, इट्स अ जोक। यहाँ पे 30% इन्फ्लेशन है, यहाँ पे वो 10 अपने पोस्टर नहीं बनवा सकते 15 लाख से। अच्छा, अब मैं ये यार आप मारूज देखिए, आप कोई कानून बनाते हैं, मारूस में अगर उस कानून को सपोर्ट करने के लिए एक सिचुएशन मौजूद नहीं है तो वो कानून मजाक बन जाता है। अच्छा, अब 15 लाख रुपए उसमें ये भी कहा गया है कि जो इलेक्शन वाले दिन वो जो एक पोलिंग कैंप्स कायम किए जाते हैं और सब कुछ किया जाता है, वो भी कायम करने की जरूरत नहीं है। अब क्यों जरूरी था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा बंदे का होना कि जो कानून जो है उसके मुताबिक फैसला करे। फखरुद्दीन जी इब्राहिम की आमद से मैं इस बात पर मुझे यकीन कामिल है कि जो भी उम्मीदवार जिसकी ये नतायज ऐसे होंगे या ये सबूतों के साथ ये चीज आएगी कि इलेक्शन कवानीन की वायलेशन की है, वो इलेक्शन का लज़म करार होगा। उनकी मौजूदगी इस बात को इंश्योर करेगी कि लोग जो भी कानून के तहत चीजें दी गई हैं उससे वायलेट नहीं करें। एक कॉलर है कालाबाग से, मलिक मुश्ताक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मेरा सवाल काजी साहब से। काजी साहब फरमा रहे थे कि इस मुल्क में एहतसाब नहीं हुआ। एहतसाब तो हुआ है, अलबत्ता शफाफ नहीं हुआ, क्योंकि अगर तारीख खोल के देखे तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ एहतसाब हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुए हैं। ये मेरा इनसे काजी साहब से है कि आइंदा अगर कोई एहतसाब हो तो शफाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसका जवाब ब्रेक के बाद ले लेते हैं। काजी साहब, ब्रेक के बाद था वो जुल्म था जो पीपल्स पार्टी के साथ किया, इसकी लीडरशिप के साथ वो एहतसाब नहीं, वो जुल्म था। मैं बाद में बात चलें, इस पर ब्रेक के बाद बात करें और ब्रेक के बाद आपकी मजीद लाइव कॉल्स भी लेंगे। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। काजी साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। रमज़ान आने में 5-6 दिन रह गए, लेकिन उससे पहले आपने देखा चीज़ें कितनी महंगी हो गई। शाजिया, अभी ये खबरें आई हैं और आज सर्वे भी छपे हैं और उसके साथ साथ ही कल आपने देखा पेट्रोल और दीगर जो LPG की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। और लेकिन ये है कि हम ये देखते हैं कि एक टोटल पैरालिसिस हमें नज़र आता है जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है कि आप क्या वो ये भी लिखा था उसमें जी कि कोई आवेज़ा नहीं कर रखी किसी ने फहरिस्त जो है। और मैं ये खास तौर पे खबर इसलिए इंक्लूड करूँ कि मुमकिन है जिनके जो लोग हमारी खबर सुन रहे हैं या जिनको उनको शायद फ़र्क ना पड़ता हो इससे, ठीक है, इन कीमतों से हुक्मरानों को। लेकिन जिस मुल्क के जो आधी से ज़्यादा आबादी को जिसकी इनकम इतनी कम है कि उसे आधी से ज़्यादा यानी 50-60% जो दिन में वो कमाता है अगर वो खुराक पे खर्च करता है। आपको पता है कि इस मुल्क में डेली जो है एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है समी इब्राहिम साहब, जो डेली घी खरीदता है, जो डेली चीनी खरीदता है, जो डेली वेजर है। अगर आप जाएं, मैंने खुद इस पे सर्वे भी किया है, यहाँ पे अगर जाएं जो ये डेली वेजर ये मजदूर बैठे होते हैं वो दिन को काम करते हैं, रात को खुराक घर लेके जाते हैं। हाँ, तो अब इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। शायद मिडिल क्लास की ऊपर वाली परतों के लिए ना हो, जो सुपर रिच है उनको तो खैर मसले कोई नहीं है, वो तो 2000 रुपये लीटर पे पेट्रोल भी ले ले, इस मुल्क में तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके लिए ये, और फिर हुकूमत हम ये देख रहे हैं कि वहाँ बिल्कुल इनफेक्टिव। और ये तो मैं अब बड़े मेरे ख्याल में वसूख से हम कह सकते हैं कि प्राइसेस के कंट्रोल का यहाँ कोई निज़ाम नहीं है, ये उनकी प्रियोरिटी नहीं है। और प्रियोरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोग हमारे हुक्मरान हैं उनको प्राइसेस से फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये समझने में मेरे ख्याल में हक बजानब है। तो ये मैं मेरी सही। एक कॉलर है इस्लामाबाद से, खालिद। हेलो, वालेकुम सलाम जी। मैं समी साहब से बात करना चाहता हूँ जी। समी साहब, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि काजी साहब जमहूरियत से इतने नाला क्यों हैं, क्यों इतना ज्यादा वो डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलते हैं, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई। और आप सही कहते हैं कि जो एहतसाब अवाम करते हैं वो ना अदालतें करती हैं, ना ही वो एहतसाब कोई और कर सकता है। तो जमहूरियत सबसे बड़ा एहतसाब होता है। और इलेक्शन में अब आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं बड़ा मुतासर हूँ आपसे। ठीक, बहुत शुक्रिया। काजी साहब, आप ही बताइए कि आप नालायक क्यों रहते हैं? असल में बात ये है, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की
लेकिन हर किसी की जमहूरियत का अपना अपना मतलब है। एक जमहूरियत है ड्राइंग रूम में सियासतदानों की, एक अरबपतियों का एक जो है म्यूजिकल चेयर है। उस हवाले से वो ठीक कह रहे हैं। अगर जमहूरियत का मतलब किसी आम और एक गरीब आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली है तो मेरी जमहूरियत तो वो है। अगर जमहूरियत का मतलब जो है वो एक जो है बड़े साहब आएँ और दूसरे चले जाएं और फिर एहतसाब होता रहे और फिर क़यामत के दिन तक चलेगा, तो मैं ऐसे ज़हनी खलल तो कह सकता हूँ, जमहूरियत नहीं कह सकता। समीर साहब, आपकी खबरों की तरफ वापस आते हैं। जो जाली अद्वियात की तहकीकात हो रही हैं। शाजिया देखें, खबर बड़ी अलमनाक है। ये 181 अद्वियात ऐसी हैं जो मार्केट में बिक रही हैं, जो बड़े अहम जो इलाज हैं उनके बीमारियों के लिए हो रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं। अब उनको साइंटिफिक देने का, करार देने का कि वो साइंटिफिक तरीके से बन रही हैं, क्वालिटी बिल्कुल कंट्रोल्ड है, सर्टिफिकेट देता है ड्रग एनालिस्ट। हाँ जी। एक ड्रग एनालिस्ट हैं उबैद अली, उन्होंने ये सर्टिफिकेट देने से इनकार किया, उनको तब्दील कर दिया। अच्छा। और ये जो इनका ताल्लुक, ये फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम है। अब ये जो ड्रग एनालिस्ट है, ये जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो बात हुई थी, दिल के मरीज जो मरे थे, वो उनके लिए जो अद्वियात इस्तेमाल हुई उनको भी एनालिसिस यही कर रहे थे। तो इनको अब पीएमए ने ये कहा है काई साहब कि हम जाएंगे, और इस वक्त आजकल जो मिनिस्ट्री इन चीज़ों को कंट्रोल कर रही है उसकी हमारी जो साबिका वज़ीर इत्तलात व नशरियात आशिक फिरदौस आवान साहबा हैं, वो हमारे जो हस्बे हाल में अजीज़ी साहब ने एक दफ़ा उनके 2-4 इंटरव्यू दिखाए थे, तो वो उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे कि इनको क्यों तब्दील किया गया। बड़ी अफसोसनाक बात है। उनको तो कोई वजह बताई होगी। क्या वजह बतानी है? वजह यही है कि ड्रग कार्टेल, ड्रग माफिया जो है, जो चीजें बेच रहा है, जो आवाम को जहर बेच रहा है, अगर उसको कोई तब्दील करने की कोशिश करता है तो आप उसको हटा देते हैं। यही एक पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मामला है कि जो फैसले किए जाते हैं वो कोई उनकी तरजीहात या उनके मफादात या उनकी सेहत जिंदगी को देखकर थोड़े किए जाते हैं, ये तो मुनाफे के लिए किए जाते हैं। तो वो उसका वो निशाना बन गया। जब मैं ये कहता हूँ कि ये जो मुनाफे वाले हैं इन्होंने जमहूरियत पे कब्जा कर लिया है, तो आप मेरे गले क्यों पड़ जाते हैं? हम ये कहते हैं, मेरा आपसे हमेशा एक इख्तिलाफ रहता है। आप जमहूरियत को बुरा कहते हैं, मैं नहीं कहता, आप इस निजाम को कहते हैं, आप मुझे कहते हैं 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल। इनका तस्वर जमहूरियत मुझसे मुख्तलिफ है। इनकी जमहूरियत का मतलब है 2.5% बंदों का इलेक्शन लड़ना, इक्तदार में रहना, और 98% लोगों का महरूम, बेबस और पिसे हुए रहना, और उन्हें ये गोली देना कि इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में 10 इलेक्शनों के बाद तुम ठीक हो जाओगे। वो ये कहानी 150 साल से सुन रहे हैं। सही। मेरे तस्वर जमहूरियत में किसी डिक्टेटर की तारीफ शामिल नहीं है, और मैं बहुत सलाम पेश करता हूँ सियासतदानों को। लोग फांसी लग गए, लोग इस मुल्क से जबरदस्ती जला वतन कर दिए गए, मैं उनकी कुर्बानियों को सलाम। बताएं, आपके लोग अगर ये डिलीवर नहीं कर रहे और हम इनकी तनकीद करते हैं तो इसका मतलब हम डिक्टेटर की जो है तारीफ करें? नहीं, मैं ये क्या ऑटोमेटिकली हम उसकी तारीफ करें? हम जब ये कहते हैं कि आप अपने माशी जबर और जुल्म में डिक्टेटरों को भी पीछे छोड़ चुके हैं, अपने ऊपर लेबल जमहूरियत का ना लगाएं, तो आप हमें पकड़ लेते हैं। अमेरिका से कॉलर है फरहत अब्बास। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शादिया, आपसे भी बात करनी थी और कादी साहब से भी जी। आपसे ये कहना था कि वो कुछ दिन पहले वो साद रफीक साहब का फोन आया था, तो वो कह रहे थे कि आपको कौन जानता है और किस तरह की बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको भी करोड़ों लोग जानते हैं। यहाँ अमेरिका में हम लोग रोज पूरा अमेरिका आपका प्रोग्राम देखता है, इसी तरह यूरोप में और पूरे पाकिस्तान में, तो आपको भी बहुत सारे लोग जानते हैं। इससे मत घबराना आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जी। काई साहब से भी बात कीजिए जी। साथ में काजी साहब और समी साहब दोनों का हम सारों को बहुत अच्छा। सवाल ये था कि 13 जुलाई के प्रोग्राम में बात हो रही थी नए सूबों की, अगर इजाजत हो तो उस पर कुछ बात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। वो कह रहे थे कि उससे वो वजीरों की फौज आ जाएगी और वो सारा कुछ हो जाए, लेकिन उससे हजारों नौकरियां भी तो निकलेंगी। जो दफ्तरों में चपड़ासी लगेंगे, कुछ सेक्रेटरी लगेंगे, वहां पर होटल, रेस्टोरेंट, लोगों के आने जाने की फोटोकॉपी की मशीन, हजारों जाबें निकलेंगी। तो उससे काजी साहब से ही पूछना था कि उसके बारे में क्या कहते हैं। और दूसरी बात कि वो कह रहे थे कि हर एक को जमीन का एक किता दे दें, जमीन का एक टुकड़ा दे दें। दुनिया में कौन से मुल्क में लोगों को जमीन के टुकड़े दिए जाते हैं? वो तो खुद लेने पड़ते हैं किसी तरीके से, या खरीद के या उधार पर या लीज पर। तो जरा प्लीज इस पर तबसरा चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहत अब्बास साहब का जी। देखें, आपने दो बातें की हैं। एक तो बात बिल्कुल आपने सही फरमाई कि वहाँ एक रोज़गार का सिलसिला ज़रूर होता है, मगर वो रोज़गार का सिलसिला उसी तरह होगा जिस तरह अनइवन हर सूबे में पहले से मौजूद है। अगर आप अक्रॉस दी बोर्ड, अगर आप, और फिर आपने जो ज़मीन के कत्थे की बात की, दुनिया में तो और भी बहुत कुछ होता है, लोग कत्ल भी कर दिए जाते हैं, आदमखोरी भी है, हम उसकी मिसाल नहीं देते। बात यह है कि यहाँ पे इस मुल्क में पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई तो उसने अपने मंशूर में भी लिखा और आइन में भी लिखा
कि रोटी कपड़ा और मकान हम तुम्हें देंगे, तो ज़ाहिर है मकान कतई ज़मीन पे बन सकता है, खला में तो बन नहीं सकता। तो फिर ये हम कब लोगों को एम्पावर करेंगे? यहाँ पे एक प्लाट जो है वो MNA तो ले लेता है, ब्यूरोक्रेट भी ले लेता है, जज भी ले लेता है, साफ़ी भी ले लेता है। तो अवाम इस मुल्क के जो है वो कौन है? कोई पराए लोग हैं, कोई बाहर के हैं, तो उन्हें भी हम क्यों ना, या फिर इनके भी बंद कर दें, या इनको भी ना दें। वाई देयर प्रिविलेजेस। हम यहाँ प्रोग्राम कर चुके हैं कि यहाँ पे बिजली का बिल हर किसी से अगर आप नहीं दिलवाएंगे तो बिजली की लोड शेडिंग खत्म नहीं करेंगे, या बिजली की कीमतों में इजाफा खत्म नहीं करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी अगर है ओवर द ईयर, तो उसने जो प्रेजुडिसेस हैं और जो डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाज है, उसको कम से कम किया है। अगर इस सफर को वो जारी नहीं रखती तो वो डूम्ड है, फिर वो डेमोक्रेसी नहीं है कि इम्तियाजात खत्म किए जाएं और जो हर इंसान के बराबर है। मजहब भी यही कहता है आपकी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपने बात तो सही की है, लेकिन काजी साहब जो सिर्फ ये सहाफ़ियों, जजों और ब्यूरोक्रेट्स को प्लाट्स नहीं दिए गए, हर हुकूमत ने उसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी शामिल है, 5 मरले 3 मरले 2 मरले के प्लाट गरीबों को दिए। और अब इस वक्त जो वज़ीर आला साहब जो हैं पंजाब में, आटे में नमक है, लेकिन आपने उनका जिक्र नहीं किया। मैं जिक्र करता हूं, आपने क्योंकि लताड़ना था इसलिए आप वो हिस्सा बीच में से गोल कर गए। बात यह है कि आपने किसी अच्छे वर्कर को, मैं लीडर हूं सपोज, तो मुझे एक वर्कर बड़ा अच्छा लगता है तो मैंने उसको प्लाट दे दिया। कोई वर्कर क्या पाकिस्तान का शहरी नहीं है? वो पाकिस्तान का शहरी है जिसको नहीं मिला। तो मैं यही कहता हूं कि हर शहरी वर्कर बने, सियासत में अपना फरीजा अंजाम दे, निकले, पार्टी में आए, किसी पार्टी में जाए। हुक्मरान 83% लोगों को इलाज तो दे नहीं सकते, तालीम दे नहीं सकते, और ये फराइज वो अवाम के तय कर रहे हैं कि वो काम करें। यानी आप ये निज़ाम हुकूमत में अवाम बराबर के हिस्सेदार हैं और अपने हिस्सेदार अंजाम दें। आप मुझे बताएं, अगर करप्ट लोगों को, गलत लोगों को इलेक्ट नहीं करेंगे तो ये कैसे हुक्मरान बनेंगे? समी साहब बराबर हैं, सारे बराबर हैं, हिस्सेदार हैं सारे। वोट का हक तो सब अभी बाहर जाते हैं, वोट मैं नाम नहीं लेता यार, वोट के हक छोड़े ना, वोट के मैंने खाना है। मुझे ये बताएं, मुझे फिर किसी दुनिया लाहौर के 1 करोड़ लोग हैं, 80 लाख लोग हैं, क्या उनमें से जो गरीब आदमी है, जो पीएन है, वो जाके बेहतरीन अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं? ये बात आपकी सही है, मैं यार ये सही है, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है? गलत तरफ बहस को ले गए। शाजिया, अगर अस्पताल में डेमोक्रेसी नहीं है, स्कूल में डेमोक्रेसी नहीं है, आपकी अदालत में डेमोक्रेसी नहीं है, एक बंदा 3 करोड़ का वकील करता है, एक बंदे के पास 10,000 रुपए। शुक्र है अब आप डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट तो करने लगे हैं। कॉलेज में इतना प्रेशर डाला है आप पे, अब आप उस निजाम को बुरा कर रहे हैं। हर दफ्तर में, हर जगह आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं और कहते हैं हम जमहूरी हैं, हमें भी काले करके लोग जो है लानतान। एक और कॉल ले लेते हैं टोबा टेक्सिंग से, मोहम्मद यासीन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं सईद काजी साहब बात करना चाहता हूँ। जी जी कीजिए। सईद साहब से बात कर। जी मैं बोल रहा हूँ, जी बात कीजिए, प्लीज बोलिए। सर काजी साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो जमहूरियत रात दिन आप रहे हैं, ये कहाँ से आई है? बस इतना सवाल था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। काजी साहब, उनका सवाल था कि जमहूरियत करते रहते हैं, आई कहाँ से है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर तो पूछे तो ये यूनान की जो एक सिटी स्टेट्स हैं, अगर तो तदरीसी तौर पे पूछे तो ज़ाहिर है इसी तरह डेवलप हुई है। लेकिन बात यह है कि अगर ये मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरा कोई जमहूरियत से लेना देना नहीं है। अगर 2-2.5% जमहूरियत से कोई लेना देना, मेरी बात सुने, अगर 2.5% का रूल जो है ना, 2.5% का रूल जो है, जिसको यूरोप में चैलेंज किया जा रहा है, जो हर जगह चैलेंज हो रहा है, 1.5% लोग भी नहीं है, 0.1% लोग भी नहीं है, उनके लिए ये अगर अपनी ताले आजमाई का खेल बन जाएगा, अवाम इस डिस्कनेक्ट में चले जाएंगे। जैसे हमारे साबिक वजीर कानून यहाँ पे खालिद राजा साहब कह के गए, एक डिस्कनेक्ट आ गया, तो इस डिस्कनेक्ट में मैं जमहूरियत को कहाँ लोकेट करूँ? जब तक आप ब्रिज नहीं करते अवाम के साथ, हुकूमत उसके जो अमूर हम ब्रिज करके जो माशी तरक्की है या फ़वायद हैं उनमें रिलेटिवली लोगों में तकसीम नहीं करते और उसे एक तबके या एक नुक्कर पर उसका ढेर लगाते रहेंगे, तो भाई मैं उसकी जमहूरियत कैसे मान लूँ जब मुझे फिर फातरुल अक्ल होना पड़ेगा। माफ़ी चाहता हूँ उसको। आपकी खबरों की तरफ आते हैं। फाटा में जो पोलियो मुहिम का आगाज जी शाजिया, इसमें मैंने आज खबर देख रहा था 2,40,000 बच्चे जो हैं वो, उसमें जो एक वो गुल बहादुर हैं, उनके तालिबान के जो पाकिस्तानी ओरिजिन के तालिबान और वार लॉर्ड हैं, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा जी कि आप यहाँ पे पोलियो मुहिम नहीं चला सकते। और उसकी वजह क्या है? डॉक्टर आफरीदी साहब। और डॉक्टर आफरीदी साहब से मुझे याद आया, आज एक और सेनेटर ने वहाँ पे कह दिया उनके यहाँ कि जी आप पाकिस्तान की इमदाद, हम वोट लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दें अगर आफरीदी साहब को हम रिहा नहीं करते। अच्छा भाई ठीक है, फिर हम भी बंद कर देते हैं आपकी ये जो हमने कल नेटो खोली थी, जो आपने मुफ्त खुलवा लिया हमसे। अगर एक 1.1 बिलियन जो आपने हमारे पैसे हमें देने थे वो भी आप इनकार, तो असल में बच्चे सफ़र करेंगे। 2,40,000 बच्चे, उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़तरे में है। वो गुल बहादुर साहब हों या कोई हों या जो भी हमें सुन रहा हो, उन बच्चों का इसमें क्या कसूर है कि उन्हें पोलियो की चंद कतरे हम नहीं देने देते? और वजह उसकी क्या बता रहे हैं कि जी आप इस मुहिम में जो है वो यहाँ पे स्पाइंग करते हैं या SP नॉज हो रही है ये वो। मगर
अल्टीमेटली कौन सफ़र करेगा? वो मासूम Obviously और फूल से बच्चे। बच्चे जिनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो सकती हैं। तो मैंने इसलिए इस खबर को इंक्लूड किया। एक कॉलर है हमारे साथ मुल्तान से, असगर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल है जी समी इब्राहिम से भी और काजी साहब से भी। टॉपिक तो ये है ना कि मौजूदा इंतखाबात जो हैं ये क्या मसाइल का हल हैं। जी जी जी। तो मैं नहीं समझता कि ये मसाइल का हल हो। मेरी गुजारिश ये है, जहाँ भी ये लोड शेडिंग का मसला है, तो मेरी गुजारिश ये है कि कहीं 12 घंटे, कहीं 16 घंटे, कहीं 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन हमारे कई हुक्मरान ऐसे हैं जो कि सैकड़ों और हजारों की तादाद में हैं जिनके यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। तो जहाँ एक गरीब आदमी लोड शेडिंग का सामना कर रहा है, वहाँ हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि उनके यहाँ भी इस अंदाज से लोड शेडिंग होनी चाहिए। हमें फिर मंजूर है लोड शेडिंग। ठीक है, शुक्रिया। बड़ी असगर। खूबसूरत बहुत बात अच्छी बात बात की है। बड़ी खूबसूरत बात की है कि काश ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये जो लोग इस वक्त इलेक्ट होके आए हुए हैं, बैठे हैं ऐवानों में, अगर इनका कनेक्शन इस तरह से हो अवाम के साथ। देखें, एक इस मैसेज है इस सारी गुफ्तगू में कि अवाम आपके साथ खड़े हैं जितनी भी बुरी सूरत हाल है, लेकिन कम अज कम वो आप सलूक ये आपके साथ भी एहसास तो हो, दिलाएं हाँ। कि आप भी आप आपके भी साथ भी सफर वही कर सलूक रहे है। हैं, अगर वजीर आजम हाउस, वजीर आला हाउस, ऐवान सदर और चीफ जस्टिस साहब के घर भी बत्तियां उतनी देर तक बंद रहे जितनी जितनी देर आम तक आवाम के मेरा घर में शहर जो रहती हैं। शोरकोट है, जो 18 घंटे तक जिसमें लोड शेडिंग है, अगर वो भी इतनी देर बंद रहे तो एक तो हुक्मरानों को उस तकलीफ का एहसास हो, और दूसरा जो लोग जहां अंधेरों में बैठे हैं उनको ये कम से कम ये सुकून तो आएगा कि इस मुल्क में सब अंधेरे में सब बैठे अंधेरे हैं, में, सबके बिल्कुल। साथ ऐसा हो रहा है, किसी के नहीं, साथ फिर अंधेरे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं अगर है। ये हो जाए ना तो फिर वो बिजली पैदा कर लेंगे। अच्छा, असल में अगर ये है खुद कि सफर उनके- करना पड़ जाए। उनके पास तो आला गैजेट्स हैं जहाँ पे वो क्या जनरेटर जनरेटर चला चल रहे सकते हैं, वो हैं, एसी भी afford कर चलते हैं सकते उनसे, हैं। तो हाँ। उनकी रौनक उनको मेला इस बात का एहसास ही नहीं उनका रौनक मेला जारी अच्छा, है। मैं की काजी खबर साहब की तरफ एक आने। मैं खबर जरूर पढ़ना चाहता हूँ। ये वसतुल्लाह साहब हैं बीबीसी में, क्योंकि पाकिस्तान में दोहरी शहरियत का एक मामला चल रहा था जिसमें जो पाकिस्तानी बाहर हैं अदालत में भी, और बहुत सारे हमारे आकाबरीन और बड़े जो हमारे सहाफ़ी भाई भी हैं, उन्होंने उनको बिल्कुल एक वो करार दे दिया कि जिस तरह बस उन्होंने हलफ उठा लिया है तो अब इस मुल्क के साथ उनकी लॉयल्टी नहीं। वसूतुल्लाह खान साहब ने एक सवाल उठाया कि मान ली ये बात कि दोहरी शरीयत वाले तो पाकिस्तान के लिए इतने लॉयल नहीं है, लेकिन इस मुल्क में अब तक जो हुक्मरानी हुई है पिछले 65 साल में, वो तो अकेली सिर्फ शरीयत उन वाले लोगों की हुई है जिनके पास एक सिर्फ पाकिस्तान की शरीयत थी। उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं, इसमें वो कुछ उन्होंने लाइनें लिखी हैं, अगर इजाज़त दें तो जी, मैं जी, जी, आपके हजूर पेश करूँ। वो लिखते हैं, अवाम को घास खिला खिलाकर कतरा कतरा जमा करदा जोहरी टेक्नोलॉजी का इतवार बाजार लगाने वाला वो डॉक्टर, हर ज़मीनी मर्ज का मुआलिज वो मलक रियाज, रेंटल अंधेरे रोशनी के भाव बेचने वाला वो राजा साहब ऑफ गुजर खान, सलमान तासीर फेम हम सब की आंखों का तारा वो गाजी मुमताज़ कादरी, और सैकड़ों गायब सलीम शहजादों के सीनों और खोपड़ियों को गोलियों से हवादार बना के वीरानों में फेंकने वाला वो मुहिब्बे वतन साया। भला इनमें से किस किस ने अमेरिका, बरतानिया, बेल्जियम और जर्मनी से वफादारी का हल्फ उठा रखा है। फिर आगे चलकर वो एक और बात लिखते हैं, वो कहते हैं क्या एस्टेब्लिशमेंट की दाई गुलाम साख खान, या टेस्ट ट्यूब बेबी सरदार ब्रूटस अहमद खान लगारी, या आमरीत के कपड़े धोते धोते आखिरी उम्र में दाग तो अच्छे होते हैं का भाषण देने वाले रोएदाद खान पाकिस्तान के अलावा भी किसी मुल्क के शहरी रहे। और फिर एक आखिरी जो उनका पैरा है वो पढ़ता हूँ, और जिन जजों ने नजरिया ज़रूरत का सूअर हलाल किया, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ाने वाले की शेरवानी पर गिरने वाले सुर्ख धब्बे अपने रुमाल से साफ किए, और एक 2/3 वज़ीर आज़म को हाई जैकिंग केस का बुखार दिखलाकर जलावतनी के जहाज़ पर चढ़ा दिया, इनमें से किस किस जज की शहरियत किसी और जगह की रही। तो बुनियादी मकसद ये है काजी साहब कि वो जो कहना चाह रहे थे कि जो पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, हाँ, जिनके पास एक जिनके शहरियत है, पास भले एक शहरियत हो, शहरियत, उन्होंने क्या किया? ये ना क्वेश्चन सिंगल शहरियत का है, ना दो लोगों की शहरियत का है, ये बैंक्रप्सी का इशू है। एक बैंक्रप्सी है जो कि रूलिंग क्लास में है, और वो उसमें से वो हमें कोई प्रोग्रेस उसकी परतें नजर नहीं आ रही, या अगर कोई है तो सामने नहीं है, या इस सिस्टम में वो सामने नहीं आ सकती। लिहाजा ये इशू नहीं है, जिसके हाथ में आया उसने यही किया। तो ये इशू इसके साथ मैं नहीं समझता कि कोई रिलेटेड है। सही। एक कॉलर है मतियुर रहमान। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल है समी इब्राहिम साहब से कि वो कहते हैं कि जी जमहूरियत जो है वो बहुत ज़रूरी है माशरे के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जमहूरियत जो है वो तो है कि इंसान के लिए यानी आम बंदे के लिए भी उतनी ही फैसिलिटीज हों, उतनी ही सहूलियात हों जितनी एक अमीर के लिए। जैसे हुक्मरान अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं, इसी तरह आम पाकिस्तानी भी कर सके, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान में जो हुक्मरान है वो तो बड़ी आशोइश की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं,
जबकि आम आदमी जो है वो अपनी रोटी के लिए भी तरस रहा है और वो भूख की वजह से, अपनी अफलास की वजह से अपने बच्चों को फरोख्त कर रहे हैं। तो क्या इसी का नाम जमहूरियत है? अगर ये जमहूरियत है तो हम इस जमहूरियत के बागी हैं, हमें ऐसी जमहूरियत बहुत शुक्रिया मतियूर रहमान। ये उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि जो जमहूरियत का मकसद है वो यही है कि आवाम के मसाइल का हल किया जाए और जो ज़िंदगी हुक्मरान जिस तरह गुजारते हैं बेहतर यानी ज़िंदगी आवाम के लिए भी उसका बंदोबस्त किया जाए। अब बात जो उन्होंने कही है वो असूली तौर पर तो ठीक है, इसमें मैं हालांकि मैं मुस्लिम लीग नून का जो पॉलिसीज़ हैं उसमें मैं बहुत ज़्यादा उनका क्रिटिक हूँ और ख़ुद भी मैं करता हूँ, लेकिन एक बात मैंने लोगों की बातें सुनी और शाजिया मैंने देखा भी, वज़ीर आला पंजाब ने भले आप उन्हें जो भी कहें एक मीनारे पाकिस्तान के नीचे टेंट लगाया, बिल्कुल ठीक है, वहां पर वो इज़हारे बिजली के यकजहती बगैर तो किया रहे, ना। फिर उसके बाद हाँ। बागे जनाबे में भी आया इसी तरह का टेंट लगाया, फिर सरगोदा में भी जाके लगाया, बड़ी उस पर क्रिटिसिज्म भी है। मैं भी उसमें किसी हद तक एक और अंदाज में जो क्रिटिसिज्म है उस पर मैं बात करता हूँ, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं या और फैला देना, लेकिन कम से कम वो अवाम के साथ जाके खड़े तो इज़हारे यकजहती तो इज़हारे यकजहती किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कॉलर ने बात की है जमहूरियत के लिए उसकी यहाँ पर, क्योंकि इसी निज़ाम में बका है, उस पर एतमाद बहाल करने के लिए बहुत ज़रूरी है हुक्मरानों के लिए कि वो जो आवाम के साथ डिस्कनेक्ट है उसको खत्म। कैसे मैं कॉल ले लूँ फिर आपकी खबर की तरफ आती हूँ। कालाबाग से कॉलर है मलिक हुसैन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं इमरान खान के इक़्तिदार के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। जी कीजिए। जी, मेरे ख्याल में नए इंतखाबात से मसाइल का हल सिर्फ इस सूरत में है कि इमरान खान को इक़्तिदार मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये मैं आप बड़ी देर से बोल रहे 30 सेकंड, ये है पाकिस्तान की यूथ और इस जो यूथ ने मुस्लिम लीग नून को जिटरी किया हुआ है, आपको पता है कितना जिटरी किया हुआ है कि अब वो एक यूथ फेस्टिवल रख रहे हैं। ये सारे लाहौर में अगर आप चलें तो बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं जिसमें यूथ, पहले लैपटॉप दिए गए, फिर उसके बाद यूथ को फोकस करके, क्योंकि जो डाटा आया है नादरा का, भाई साहब जो वोटर्स की रजिस्ट्रेशन अपने पते सही करवाने और सारा का सारा वो उसमें जो यूथ है ना वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है, बड़ा ज्यादा एक्टिव है। यूथ के साथ माजी में भी धोखाधड़ी हुई है और देखेंगे आइंदा उसके साथ क्या होता है। यूथ के साथ कोई कनेक्ट नहीं बन सकता जिस वक्त तक इस रियासत के वसाइल जो हैं यूथ की तरफ नहीं जोड़े जाते। और यूथ 15 लाख यूथ इस जॉब मार्केट में आती है, उसके पास नौकरी कोई नहीं है। मुझे कोई नहीं लगता कोई वहाँ जाके बिजली के बगैर बैठा या नहीं बैठा हुआ, उसके घर में तो बहुत बिजली आ रही है। भाई अब लोगों के मसाइल हल करें, कॉस्मेटिक और नुमाइशी काम ना करें। और शाजिया जाते जाते मैं ये खबर, ये जो हेरोइन की मैंने खबर की बात की थी, ये हेरोइन का बड़ा यहाँ लंबा और पुराना खेल है और ये कोल्ड वार से चल रहा है। और कोल्ड वार में आपको याद होगा कि जब ये कंट्रा स्कैंडल्स आया था और इसके बाद जो है ये पैसे इस्तेमाल हुए, यहाँ पे जो सो कॉल्ड जिहाद किया गया था जिसे आज दहशतगर्दी के नाम से हम और पूरी दुनिया पहचानती है, ये $30 बिलियन का ट्रेड बताया जा रहा है शादिया, जो कि तकरीबन सऊदी अरब की जितनी ऑयल एक्सपोर्ट्स अच्छे वक्तों में रही हैं उसके बराबर की तकरीबन ये रकम है। और इसमें क्या 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 खेल होता है कि वो 2000 जो डॉलर किलो से चलती है वो लाखों तक चली जाती है वहाँ बाहर जाके। और इस समाज को और ये सारा काला धन जो है, ये सारा जो आपको वार एंड टेरर और ये जो खेल सारा नज़र आ रहा है, इसकी अगर हम ज़रा डिग करके देखें तो इसके डांडे कहीं ना कहीं जाके इस ट्रेड से भी मिलते हैं। और जिसमें तकरीबन उनके जो भाई थे उन पर भी इल्ज़ाम लगा, जो करज़ई साहब के भाई थे, बाद अज़ाम वो मेरे ख्याल में हलाक कर दिए गए। तो ये एक जो काले धन का खेल है, ये मैं इस पे अच्छा जाते जाते वो एहसाम और फहा की खबर हमें जरूर डिस्कस करनी है। अफसोसनाक खबर है, लगता है कल से ये कहा जा रहा है कि लगता है इस जोड़ी को नजर लग गई है। देखिए इतना ज़बरदस्त शादी थी काई साहब, पूरा पाकिस्तान का मीडिया उन पे फोकस किया हुआ था और जोड़ी माशाल्लाह लग भी बड़ी खूबसूरत रही थी माशाल्लाह। और अब अचानक ये खबर आई है बीच में, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जो भी वजह है, बस वो शादी जो टूटी है क्योंकि इतने अरमानों से वो कह रहे नहीं टूटी ना, अभी उनके फैमिली फहा कह रही है कि उन्हें सिग्नेचर करके भेज दिए वो डिवोर्स के जो पेपर्स होते हैं, फहा ने करने हैं, लंदन भेज दिए। वो जो एक लड़की कह रही है उसने ये काम कर, बड़ी ये जो एक वैसे मुझे तो ताजमहल याद आ रही है, वो जो नज़म थी, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ये तो बड़े लोगों की शादियों की टूटने बनने की बात है। अच्छा इसकी वजह क्या होती है? वैसे इतने मशहूर लोग होते हैं, इनकी शादियां ऐसे होती भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती है, ईगोज के इश्यूज ज्यादा होते हैं, सारे होंगे ईगोज के। बाद में जब आदमी हाइंडसाइट पीछे मुड़ के देखता है तो वो कहता है यार ये क्या किया। अच्छा एक इसमें और मुझे वजह भी नजर आ रही है कि असम क्योंकि टेनिस प्लेयर है, बिजी, हर वक्त एक शहर से टूर्नामेंट हुआ दूसरे शहर में, अब हो सकता है बेगम को साथ ना रख सके, यही मसला कह रही थी, मुझे टाइम नहीं देते, और फिर स्टार्स भी होते हैं, उनके फैन भी बहुत होते हैं, हर वक्त लड़कियां ऑटोग्राफ लेने के लिए भी आती हैं और लड़कियां बहुत जल्द जिटरी भी हो जाती हैं फिर कि भाई ये क्या हो गया। तो वो शायद ये भी एक हम दुआ करते हैं कि जो है वो ब्रेकअप ना हो, ये रेप्रोशमा हो जाए।
रिप्रोच में हो जाए, लेकिन उसके लिए वो जो अब लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कायद साहब, वो कैसे हो? वो दोबारा से उस तरह से उसको वो अब maintain एक दफ़ा करना फिर वो बड़ा हो मुश्किल जाती है तो होता फिर इतना बड़े स्टार ये वो, अभी पिछले दिनों वो उनकी कैटी होम्स और उसकी टॉम क्रूज की टॉम शादी भी क्रूज टूटी है। ये बड़े बड़े लोग, शादियां भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और फिर टूटती भी बड़ी वैसे। है जल्दी। लेकिन बहरहाल ये कोई खुदा न खास्ता कौमी इशू नहीं है, हम दुआ गो हैं उनके लिए कि वो उनकी वो आमीन। आसाम एक कौमी हीरो हैं, तो इसलिए उनकी जो शादी तो ज़िंदगी है वो कौमी भी शादी नहीं है ना। नहीं, वो पब्लिक फिगर जो होता है ना, हाँ। वो जो नहीं, वो जाहिर है लोग उसमें बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, बिल्कुल आप तो सही इसलिए बात वो मेरा ख्याल है कि एक दुआ करनी चाहिए। आप दुआ तो बिल्कुल- कर रहे हैं, दुआ आप तो तो मैं ऐसा भी- कुल्हाड़ा मारते हैं, एक सेकंड में कार्ड फीट के वो प्रोग्राम फेंक का दो। दुआ ही कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। सभी साहब आपका प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।